हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टाइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे मॉक टेस्ट नंबर 10 कंप्यूटर साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि नेट एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर 0.4051 इनटू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। तो ऑक्टल नंबर हमें दिया गया है, हमें इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। आप भी साथ साथ क्वेश्चन को करके देखिए। जब आप खुद से क्वेश्चन करेंगे, निकालेंगे, तभी जो है आपको अच्छे से आएगा और याद भी रहेगा। अदरवाइज सिर्फ ऐसे देख के कर लेंगे तो भूलने के जो है चांसेस रहते ही रहते हैं। ओके, एक और चीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही शेयर भी किया करें, ठीक है। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखिए, ऑक्टल नंबर हमें दिया है ये, तो डेसिमल से इधर वाले जो नंबर्स होते हैं इसमें हम जब पावर लेते हैं तो वो क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। ये चीज़ इसमें याद रखिए। ओके, और पॉइंट से अगर मैं बात करूँ लेफ्ट साइड पे, तो अगर हम उस तरफ जाते हैं तो वहाँ पर पावर प्लस होती जाती है। तो वहाँ पे तो सिर्फ जीरो गिवन है, तो जीरो की पावर करने की तो ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो जीरो को हम छोड़ देते हैं यहाँ पे, फिर आते हैं यहाँ पे 4 पे, तो ये हो जाएगा। अब ये ऑक्टल में है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 8⁻⁻1 प्लस 0 × 8⁻⁻2, फिर प्लस 5 × 8⁻³ प्लस 1 × 8⁻⁻4। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको सोल्व कैसे करना है, ठीक है। यहीं पर सीधा पावर मत कर दीजिएगा कि 8 की पावर 1 दी गई है तो 8 आ जाएगा, 8 की पावर 2 है तो 16 आ जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। देखिए ये पावर क्या है, माइनस में है, इसको हमें प्लस करना पड़ेगा। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। पावर को प्लस बनाने के लिए हम इसे लिखेंगे 1/8, उल्टा करके लिखा जाता है इसका। ओके, चलिए प्लस 0 × 8⁻2। देखिए यहाँ से तो जीरो ही आएगा, चाहे कैसे भी कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे सिंपल जीरो लिख लिया, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे आपको जीरो ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्लस 5 × 1/8³ और प्लस 1/8⁴ ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से बनेगा 4/8 प्लस 5/8³ और प्लस 1/8⁴, ठीक है। तो मैथ में मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था एलसीएम का। एलसीएम लेंगे तो पावर में जब भी इस तरीके से एलसीएम निकालना हो और बेस सेम हो, तो जब जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। तो यहाँ पे 8⁻4 जो है एलसीएम निकल जाएगा। अब इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितने कम है, 3 पावर कम है, तो 4 × 8⁻³ हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1/8 कम है तो 5 × 8 हो जाएगा, और यहाँ पर सेम है 8⁻8 है तो प्लस 1 हो जाएगा। बस अब इसी को सोल्व करना है। 8⁻3 × 4 कितना आ जाएगा, 8⁻3 × 4 हो जाता है 2048 प्लस 40, 8 × 5 = 40 प्लस 1 बटे में आ जाएगा 8 की पावर 4 होता है 4096, ठीक है। तो इसको ऐड करने के बाद क्या आएगा, इसको ऐड करने के बाद आ जाएगा नंबर नंबर आएगा 2089 और बाय में आ जाएगी वैल्यू 4096। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 0.51000098, ठीक है। तो खुद से निकाल के देखिएगा ये कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द नंबर 2357। अब हमें ऑक्टल नंबर दिया है, उसका हेक्साडेसिमल बताना है। तो ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो 2357 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, देखिए 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 को लिखा जाता है, कॉम्बिनेशन याद रखिए 8421, तो 4 और 2 6 और 1 7, 3 का ही पेयर लेना है हमें इसमें। तो ये आ जाएगा 111 आ जाएगा। 5 को कैसे लिखेंगे, 4 और 1 5 होता है, तो 101 हो जाएगा। फिर 3 है, 3 को लिखा जाएगा 011, और 2 को कैसे लिखेंगे, 2 को लिखा जाएगा 010, ये लिखा जाएगा। ओके, तो ये तो आ गया इसका बाइनरी में। अब हमें क्या करना है, पहले हमें ऑक्टल से बाइनरी किया है, अब हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में क्या करते हैं, 4 का पेयर लेते हैं, तो 4 नंबर्स का पेयर जो है हम यहाँ पे लेते हुए जाएंगे। ओके, अब देखिए 4 बार मतलब 4 टाइम 1 आया, तो इसका मतलब क्या होता है, 8 और 4 12 और 13 14 और 1 15 15 नंबर पूरा हो रहा है। 15 को कैसे लिखा जाता है, हेक्साडेसिमल में F लिखा जाता है। अगला हमने चेक किया तो ये बन रहा है, ओके, ये 8 और 4 12
14 बन रहा है। 14 को कैसे लिखते हैं, 14 को ई लिखा जाता है, 14 को ई, 15 को एफ। नेक्स्ट वाले नंबर में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 बन रहा है, 2 नहीं 4 बन रहा है, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन के बाद वैल्यू क्या आई, 4EF। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पास्ड टू ए फंक्शन इन C++। इनमें से कौन सा है जिसको हम फंक्शन में पास नहीं कर सकते C++ में, कांस्टेंट, स्ट्रक्चर, एरे या हेडर फाइल। तो कौन सा है इसमें जो फंक्शन में पास नहीं किया जा सकता, मतलब यह कह लीजिए एज ए फंक्शन हम जिसको पास नहीं कर सकते हैं, तो कौन सा होता है, हेडर फाइल। स्ट्रक्चर, रेफरेंस या सॉरी क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर, कांस्टेंट और एरे, इनको हम क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं फंक्शन में, पास इनटू ए फंक्शन। तो हेडर फाइल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ओवरलोडेड फंक्शन इन C++। ओवरलोडेड फंक्शन के बारे में क्या सही दिया गया है C++ में। कंपाइलर सेटअप ए सेपरेट फंक्शन फॉर एवरी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। Compiler does not set up a separate function for every definition of function, या overloaded function cannot handle different types of object, या overloaded function cannot have same number of arguments। तो करेक्ट बताना है। देखिए overloaded function cannot handle या cannot have same number of arguments, दोनों ही क्या हो जाएंगे, जो है गलत हो जाएंगे। ठीक है, same number of arguments जो है हो सकते हैं। ओके, तो जो सही है वो है कंपाइलर सेटअप ए सेपरेट फंक्शन फॉर एवरी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ओके, एवरी डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ये ओवरलोडेड फंक्शन के बारे में सही है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज क्लासेस हैव ग्लोबल विजिबिलिटी इन C या C++। ग्लोबल विजिबिलिटी किसकी होती है, स्टोरेज क्लासेस हमने पढ़ी है 4 तरीके की, तो इनमें से जो ग्लोबल विजिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेस की होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड इन C++। इनमें से कौन सा ऑपरेटर है जो कि ओवरलोड नहीं होता है C++ में। बिटवाइज राइट शिफ्ट असाइनमेंट, एड्रेस ऑफ, इनडायरेक्शन या स्ट्रक्चर रेफरेंस ऑपरेटर। तो देखिए जो ओवरलोड नहीं होता है C++ में वो होता है स्ट्रक्चर रेफरेंस। तो स्ट्रक्चर रेफरेंस ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड इन C++। ठीक है, आगे है, इफ x इज ए बाइनरी नंबर विच इज पावर ऑफ 2 देन द वैल्यू ऑफ दिस। x एक बाइनरी नंबर है और किसी का मतलब वहां से जो है वो पावर ऑफ 2 आ रहा है, मतलब किसी नंबर का कि पावर जो है वो 2 में जो है बन सकता है। अब देखिए मैं अगर नंबर लेती मान लीजिए, तो इसमें आप नंबर देखिए कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैं नंबर ले लूँ 4, क्योंकि 4 भी 2 का पावर बनेगा। ठीक है, मैं नंबर ले लूँ 16, ये भी 4 में मतलब पावर में जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। ठीक है, तो मतलब कोई भी नंबर आप ले सकते हो। तो मान लीजिए मैंने ले लिया, जैसे 16 लेके चलते हैं, 16 लेके, आप 4 लेके 4 लेके भी कर सकते हैं, आंसर सेम रहेगा। तो मैंने 16 नंबर मान लिया। ठीक है, तो ये x की वैल्यू मैंने मान ली और ये किसका स्केयर हो जाएगा, 4 का स्केयर। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू क्या है, 16 है, और हमने ये भी दिखा दिया कि हाँ भाई वो किसी नंबर का स्केयर भी बन रहा है, तो वैल्यू 16 आ गई। अब 16 को कैसे लिख सकते हैं, 16 को कैसे लिखा जाएगा, 1 4 टाइम ये, क्योंकि 8 4 2 1 होता है ना, तो 2 3 4 7 और 8 15, ये तो 15 की वैल्यू हो जाती है अगर हम 1 1 1 लगा देते, तो 16 की क्या होगी ये। अब इससे कैसे पता चला कि एक 16 की वैल्यू है, देखिए वेट ए सेकेंड, 16 को मैंने कुछ इस तरीके से लिखा था, तो हम 2⁻0 करके चलते हैं, तो ये 2⁻0, ये 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, लेकिन ये क्या होगा, सारे 0 हो जाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई के बाद ये 2⁻4 बचेगा, तो ये 16 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ओके, तो 16 को लिखा जाता है 1 और 4 टाइम 0, ये 16 की वैल्यू है। अब ये कह रहा है यहाँ पे x - 1, x की वैल्यू तो हमने लिख ली, अब x - 1 की वैल्यू और लिखनी है। x - 1 यानी कि 16 - 1 15, 15 की वैल्यू क्या होती है, 15 की वैल्यू होती है 0 1 1 1, ये 15 की वैल्यू होती है। इसमें कौन सा ऑपरेटर लगा है अगर आप देखेंगे तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर लगा है। ओके, बिटवाइज एंड ऑपरेटर में क्या होता है, जब दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तभी आंसर ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हमें फॉल्स मिलेगा। तो 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0, तो सारे आंसर 0 0 0 मिल रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसको आप, मैंने बताया आपको 4 नंबर को भी लेके जो है कर सकते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया 4 और मुझे पता है ये 2 का स्केयर है, तो ऑब्वियस है नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 को कैसे लिखते हैं, 4 को लिखा जाता है 0 1 0 0। ठीक है, फिर x - 1 की वैल्यू ली, x - 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 - 1 यानी कि 3 को कैसे लिखते हैं, 0 0 1 1 लिखा जाता है। अब इन दोनों के बीच में मैं कौन सा ऑपरेशन लगा रही हूँ, बिटवाइज एंड, तो कर लीजिए 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0, तो आ गए 4 टाइम 0,
तो राइट आंसर फिर से सेकंड ऑप्शन। तो कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, सिर्फ वो पावर ऑफ 2 होनी चाहिए, मतलब 2 की पावर जो है उसमें बननी चाहिए। ठीक है, ओके चलिए देखिए, an attribute A of data type where has value Ram and attribute B of data type char 20 has value Sita in Oracle. The attribute A has dash memory space and B has dash memory space. Okay, एक राम है, एक वैल्यू, और दूसरी सीता है। ठीक है, लेकिन उसके जो डाटा टाइप है वो अलग अलग है। जैसे राम का जो डाटा टाइप इन्होंने लिया वो वेर कैर का लिया है और स्पेस दे दिया 20, और सीता के लिए जो डाटा टाइप है वो है कैर, उसमें भी जो स्पेस है वो कितना है 20, मतलब उसकी वैल्यू 20 दे दी थी। तो हमें मेमोरी स्पेस बताना है कि उसे मेमोरी कितनी मिलेगी। देखिए, जहाँ पर वेर कैर दिया गया होता है वहाँ पर जो मेमोरी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, टप्पल टू टप्पल डिपेंड करती है कि कितने का मतलब उसका साइज दिया गया है। ओके, उस पर डिपेंड करता है। और कैर में क्या होता है, वो उतनी ही मेमोरी लेता है जितना उसका साइज दिया गया होता है, या कह लीजिए जितना उसको डिफाइन किया जाता है एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन। मतलब टेबल क्रिएट अगर हम कर रहे हैं तो उस वक्त उसको जितना स्पेस दिया जाएगा हम उतना उसको एग्जैक्टली देंगे। ओके, तो मैंने बोला आपको वेर कैर में टप्पल टू टप्पल ये डिपेंड करता है कि कितना जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे अगर राम, तो राम के लिए कितना स्पेस चाहिए, 3 मेमोरी स्पेस चाहिए, तो कितना मिलेगा, 3 ही मिलेगा, 20 नहीं मिलेगा। उसके पास 20 है, वैल्यू 20 है टोटल, लेकिन राम को कितनी चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 मिलेगा। ओके, अब बात आई कैर की, तो इसमें जितना होगा उतना एज इट इज उसको दिया जाएगा, मतलब जो डिफाइंड किया गया होगा टेबल क्रिएशन के टाइम पे एज इट इज वही दिया जाएगा, उसमें से कोई कम नहीं होगा। अगर यहाँ पे 20 वैल्यू आ रही है कैर में, तो सीता को जो मेमोरी में स्पेस मिलेगा वो कितना मिलेगा, 20 ही मिलेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे 320 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, मैच द फॉलोइंग लेयर एंड प्रोटोकॉल फॉर यूजर ब्राउजिंग विद SSL। मैच करना है लेयर और प्रोटोकॉल को। तो एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP और UDP हो जाएंगे, नेटवर्क लेयर पे IP प्रोटोकॉल हो जाएगा, और डाटा लिंक लेयर पे PPP प्रोटोकॉल हो जाएगा। ओके, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ये किस पे है, DLL पे है। तो इस तरीके से ये पूरा मैच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए पैकेट हुज डेस्टिनेशन इज आउटसाइड द लोकल TCP IP नेटवर्क सेगमेंट इज सेंड टू। मतलब ऐसा पैकेट जिसका डेस्टिनेशन आउटसाइड है लोकल TCP IP नेटवर्क सेगमेंट से, तो उसको कहाँ पर भेजा जाता है, डिफॉल्ट गेटवे के पास सेंड किया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम इज ए डायनामिक राउटिंग एल्गोरिथम। द राउटिंग टेबल इन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम आर अपडेटेड। तो जो टेबल होती है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम में, वो किस तरीके से अपडेट की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बाय एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विद नेबर नोड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक स्टेट पैकेट्स न्यू रूट्स आर कंप्यूटेड यूजिंग। ओके, इसमें कह रहा है कि लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम में जब हम लिंक स्टेट पैकेट्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो न्यू रूट्स जो है वो किस तरीके से कंप्यूट किए जाते हैं, किस एल्गोरिथम से जो है न्यू रूट्स कंप्यूट किए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम के द्वारा। ठीक है, आगे है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट इज कंसर्न्ड विद हाउ कंप्यूटर सिस्टम वर्क, थ्योरीज एंड मेथड दैट underlie computer and software system, all aspects of computer software production, all aspects of computer based system development including hardware, software and process engineering। ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में बताना है कि ये किससे कंसर्न होता है, मतलब क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट इज कंसर्न्ड विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ 3 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एस्पेक्ट एड्रेस्ड बाय मैककॉल सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स। तो मैककेल इसने जो थे सॉफ्टवेयर क्वालिटी के सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर कितने दिए थे, 3 सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर इसने दिए थे। कौन कौन से थे, फर्स्ट था एबिलिटी टू अंडरगो चेंज, ठीक है, सेकेंड है अडेप्टेबिलिटी टू न्यू एनवायरनमेंट, और थर्ड है ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, जो मैककॉल सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर नहीं है वो है प्रोडक्शन कॉस्ट एंड शेड्यूलिंग। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के बारे में सही है। S1 में कह रहा है कि कपलिंग इज ए मेजर ऑफ हाउ वेल द थिंग्स ग्रुप्ड टुगेदर इन ए मॉड्यूल बिलोंग टुगेदर लॉजिकली। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एक मॉड्यूल के अंदर किस तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो हो रही हैं, ये कपलिंग बताता है। क्या बताता है? ये नहीं बताता। कपलिंग में तो हम मॉड्यूल के बीच में क्या है, मतलब जो मॉड्यूल अलग मॉड्यूल है और उससे मतलब जो दो अलग मॉड्यूल के बीच कैसी इंटरडिपेंडेबिलिटी है, वो किस तरीके से एक दूसरे में इन्वॉल्व है, वो चेक करते हैं हम। ठीक है, ये मॉड्यूल के अंदर ही कह रहा है, ग्रुप टुगेदर इन ए मॉड्यूल। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है कोहेशन इज ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल। तो ये अभी मैंने बताया आपको, इंटरेक्शन बिटवीन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स की जब बात आएगी तो वो कोहेशन हो जाएगा। देखिए ऊपर वाली जो डेफिनेशन दी गई है वो कोहेशन की दी गई है और सेकंड नंबर वाली जो डेफिनेशन है वो कपलिंग की डेफिनेशन है, तो दोनों गलत हो जाएंगे। फिर कह रहा है कि अगर कपलिंग लो है और कोहेशन हाई है देन इट इज ईजियर टू चेंज वन मॉड्यूल विदाउट अफेक्टिंग अदर। तो ये मैंने आपको बताया कोई भी सॉफ्टवेयर जो है कैसा होना चाहिए, हाईली कोहेसिव होना चाहिए, यानी कि उसमें कोहेशन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए और कपलिंग जो है उसमें कम होनी चाहिए। ठीक है, लो कपल्ड होनी चाहिए, तो यही है, कपलिंग लो होनी चाहिए, कोहेशन हाई। तो सिर्फ S3 जो है करेक्ट हो जाएगा, ओनली S3 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, द प्रोटोटाइपिंग मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज, क्यों हम जो है प्रोटोटाइप मॉडल बनाते हैं, किसके लिए बेटर होता है? एक रीजनेबल अप्रोच व्हेन रिक्वायरमेंट आर वेल डिफाइंड, कि हम इसीलिए प्रोटोटाइप मॉडल बनाते हैं क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो अच्छे तरीके से डिफाइंड होती हैं, या इसलिए यूजफुल है क्योंकि जब कस्टमर डिफाइन नहीं कर पाता है रिक्वायरमेंट को क्लियरली तब हम एक मॉडल बना सकते हैं। द बेस्ट अप्रोच टू यूज फॉर प्रोजेक्ट विद लार्ज डेवलपमेंट टीम्स के लिए सही है, या ए रिस्की मॉडल दैट इज रेयरली प्रोड्यूस ए मीनिंगफुल प्रोडक्ट। तो इनमें से कौन सा है? क्या रीजन है कि हम प्रोटोटाइप मॉडल बनाते हैं? तो क्या रीजन है कि जब कभी कस्टमर अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाता है तो हम एक उसका क्या बना लेते हैं, नकली आप कह सकते हैं, एक मॉडल बना लिया जाता है जो एक्चुअल में वो चाहता है उससे रिलेटेड। ओके, तो ताकि अगर उसमें कोई चेंजेस करना चाहें तो यूज़र की रिक्वायरमेंट जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें चेंज कर सके जो एक्चुअल में बनेगा। ओके, तो इसीलिए प्रोटोटाइप मॉडल को बनाया जाता है। तो यूजफुल अप्रोच व्हेन ए कस्टमर कैन नॉट डिफाइन रिक्वायरमेंट क्लियरली। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ए सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न यूज्ड टू एनहांस द फंक्शनैलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रन टाइम इज। ओके, कौन सा सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न है जिसका यूज किया जाता है किस को एनहेंस करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी को एनहेंस करने के लिए, कब? रन टाइम पे। तो इसके लिए होता है डेकोरेटर जो हमें अलाउ करता है टू ऐड न्यू बिहेवियर टू अदर ऑब्जेक्ट्स एट रन टाइम। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ नई चीज़ें ऐड करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, डैश रेफर्स लूजली टू द प्रोसेस ऑफ सेमी ऑटोमेटिकली एनालाइजिंग लार्ज डेटाबेस टू फाइंड यूजफुल पैटर्न्स, डाटा माइनिंग, डाटा वेयर हाउसिंग, DBMS, डाटा मिररिंग। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करके देते हैं। रेफर्स लूजली टू द प्रोसेस ऑफ सेमी ऑटोमेटिकली एनालाइजिंग लार्ज डाटाबेस। लार्ज डाटाबेस को क्या कर रहे हैं, एनालाइज, और उनमें से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन बार बार आया है और मैंने हमेशा बताया है, किसी का आंसर नहीं था लेकिन फिर भी मैंने आपको ये टर्म बताई थी। 2 से 3 जो मॉडल पेपर, 2 से 3 मॉक टेस्ट जो है मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि ये कैसा होता है। ये डाटा माइनिंग में किया जाता है जिसमें एक लार्ज डाटाबेस को एनालाइज किया जाता है और उसमें से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे डाटा माइनिंग हो जाएगा। ठीक है, डाटा वेयर हाउसिंग जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं, DBMS तो अलग हो ही जाएगा जहाँ पे हम डाटाबेस को मैनेज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, जो मोबाइल कंप्यूटिंग की एप्लीकेशन से सही है वो बताना है। ट्रेवलिंग और सेल्समैन, लोकेशन अवेयरनेस सर्विस, बोथ फॉल्स, ट्रू। ओके, बोथ आर फॉल्स, A फॉल्स, B ट्रू। तो देखिए इसमें मोबाइल कंप्यूटिंग की एप्लीकेशन है ये, ट्रेवलिंग ऑफ सेल्समैन और लोकेशन अवेयरनेस सर्विस। तो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ये बेसिक एप्लीकेशन होती है मोबाइल कंप्यूटिंग की, तो बोथ आर ट्रू सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे डेराइव्ड एप्लीकेशन पूछे जाए जो कि बेसिक एप्लीकेशन से होती हैं तो वो कौन कौन सी होंगी, जैसे एयरलाइन और रेलवे इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री होगी, ये सब क्या है, ये डिराइव्ड एप्लीकेशन हो जाएंगी मोबाइल एप्लीकेशन की या मोबाइल कंप्यूटिंग की आप कह सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और मिनी इंडस्ट्री हो गया, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, ये सब क्या है, ये मोबाइल कंप्यूटिंग की डिराइव्ड एप्लीकेशंस है। ठीक है, आगे है, इन 3G नेटवर्क WCDMA इज ऑल्सो नोन एज UMTS, द मिनिमम स्पेक्ट्रम एलोकेशन रिक्वायर्ड फॉर WCDMA। तो मिनिमम एलोकेशन कितनी ज़रूरत होती है इसके लिए, 5 मेगाहर्ट्ज़ की होती है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा 5 मेगाहर्ट्ज़। आगे है, द एसोसिएटेड
एसोसिएटिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज लेफ्ट टू राइट इन सी प्लस, यानी कि लेफ्ट टू राइट हम किस में देखते हैं, अनरी, एरे, लॉजिकल नोट, एड्रेस ऑफ। देखिए किस में होगा, तो लेफ्ट टू राइट जो एसोसिएटिविटी हम चेक करते हैं वो किस में होते हैं, एरे एलिमेंट एक्सेस, यानी कि एरे को हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, लेफ्ट से एक्सेस करना शुरू करते हैं, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अगला देखिए, मेंबर फंक्शन कैन ऑलवेज एक्सेस द डाटा इन डैश in the class of which it is member, the public part of its class, the private part of the object it which is a member। ओके, मेंबर फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा कहाँ से डाटा को एक्सेस करते हैं, तो वहाँ से डाटा को एक्सेस करते हैं जिस क्लास के वो मेंबर होते हैं, डाटा इन द क्लास ऑफ विच इट इज़ मेंबर, यानी कि वहाँ से डाटा लेते हैं जिसके वो मेंबर हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट द वर्चुअल फंक्शन इन सी प्लस प्लस, इनमें से जो वर्चुअल सी प्लस प्लस के लिए सही नहीं है वर्चुअल फंक्शन के, मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन ऑफ क्लास। बिल्कुल सही है, हम वर्चुअल फंक्शन को सी प्लस प्लस में पब्लिक सेक्शन में जो है क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। वर्चुअल फंक्शन कैन बी स्टैटिक, वर्चुअल फंक्शन स्टैटिक नहीं होते हैं, तो वर्चुअल फंक्शन कांट बी स्टैटिक, तो ये जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ये करेक्ट नहीं है। वर्चुअल फंक्शन शुड बी एक्सेस्ड यूजिंग पॉइंटर, ये भी सही है, वर्चुअल फंक्शन को पॉइंटर के द्वारा ये एक्सेस किया जाता है, और वर्चुअल फंक्शन इज डिफाइंड इन बेस क्लास, और इन बेस क्लास में डिफाइन किया जाता है। ओके, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो सही नहीं है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन सी प्लस प्लस है, क्लास टेम्पलेट एंड फंक्शन टेम्पलेट आर इंस्टिटेड इन द सेम वे या इनिशिएटेड इन द सेम वे। ओके, नॉट करेक्ट बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है, तो फिर आगे कह रहा है क्लास टेम्पलेट डिफर फ्रॉम फंक्शन टेम्पलेट इन द वे दे आर इनिशिएटेड, तो बिल्कुल ये सेकंड वाला सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला करेक्ट नहीं है। बाकी दोनों भी देखिए, क्लास टेम्पलेट आर जनरली यूज्ड फॉर स्टोरेज क्लासेस, बिल्कुल सही है। क्लास टेम्पलेट का हम यूज़ किस लिए करते हैं, स्टोरेज क्लासेस के लिए यूज़ किया जाता है, और क्लास टेम्पलेट इनिशिएटेड बाय डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द टेम्पलेट आर्ग्यूमेंट। तो ये तीनों पॉइंट जो दिए गए हैं क्लास टेम्पलेट के बारे में वो सही है, लेकिन जो सही नहीं है वो है क्लास टेम्पलेट एंड फंक्शन टेम्पलेट आर इनिशिएटेड इन द सेम वे, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रेफरेंस टू व्यू इन DBMS, इनमें से कौन सा जो है व्यू के बारे में सही है, जो DBMS में व्यू हमने पढ़ा ना उसके बारे में बताना है। ए व्यू इज ए स्पेशल स्टोर्ड प्रोसीजर एग्जीक्यूटेड व्हेन सर्टेन इवेंट अकर, कि व्यू जो है एक स्पेशल स्टोर्ड प्रोसीजर है जो कि एग्जीक्यूट किया जाता है कुछ जब इवेंट अकर होते हैं, या फिर ए व्यू ए इज ए वर्चुअल टेबल विच अकर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ए प्री कंपाइल्ड क्वेरी, तो कौन सा सही हो जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें ओनली बी। व्यू क्या होता है, एक वर्चुअल टेबल होता है जो कि अकर होता है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ए प्री कंपाइल्ड क्वेरी। ओके, इन एसक्यूएल इज एन एग्रीगेट फंक्शन, एसक्यूएल में जो इनमें से एग्रीगेट फंक्शन है, सिलेक्ट, क्रिएट, एवरेज, मॉडिफाई, तो एग्रीगेट फंक्शन क्या अलाउ करते हैं, हमें क्या परफॉर्म करने के लिए अलाउ करते हैं उन्हें, मतलब एग्रीगेट जो फंक्शन होते हैं वो हम किस पर अप्लाई करते हैं, सेट ऑफ वैल्यू टू रिटर्न ए सिंगल स्केलर वैल्यू, यानी कि उन वैल्यूज़ पे जो कि हमें क्या रिटर्न करती है, सिंगल स्केलर वैल्यू, वहाँ पर हम एग्रीगेट फंक्शन लगाते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे AVJ हो गया, AVG, काउंट, मिन, मैक्स, सम, ये सब क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है। तो एवरेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्रीगेट फंक्शन हो जाएगा। तो याद रखिए सम मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, ये सब क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है। तो AVG यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है मैच करिए विद रिस्पेक्ट टू RDBMS, एंटिटी इंटीग्रिटी, डोमेन, रेफरेंशियल और अन यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी। देखिए एंटिटी इंटीग्रिटी क्या होता है, जिसमें कोई डुप्लीकेट रो नहीं होती है टेबल में, तो एंटिटी इंटीग्रिटी, नो डुप्लीकेट रॉज इन ए टेबल। फिर डोमेन इंटीग्रिटी, तो ये हो जाएगा इनफोर्स वैलिड एंट्रीज फॉर ए कॉलम। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होगा रो कैन बी डिलीटेड विच आर यूज्ड बाय अदर रिकॉर्ड, और यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी इनफोर्स सम स्पेसिफिक बिजनेस रूल दैट डू नॉट फॉल इनटू एंटिटी और डोमेन। ये सही हो जाएंगे RDBMS के बारे में। ठीक है, आगे है इन RDBMS डिफरेंट क्लासेस ऑफ रिलेशन आर क्रिएटिंग यूजिंग डैश टेक्निक टू प्रिवेंट मॉडिफिकेशन एनोमलीज। तो मॉडिफिकेशन एनोमलीज से बचाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, DBMS में क्या क्रिएट किए जाते हैं, कौन सी टेक्निक होती है, मतलब क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस ऑफ रिलेशन किससे क्रिएट की जाती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मल फॉर्म्स से। ठीक है, ये एनोमलीज से बचाने के लिए होती है, मॉडिफिकेशन एनोमलीज से, ठीक है, प्रिवेंट करती है नॉर्मल फॉर्म्स। चलिए अगला देखिए, डैश SQL कमांड चेंजेस वन और मोर फील्ड इन ए रिकॉर्ड। तो कौन सी SQL कमांड है जो कि चेंज कर सकती है वन और मोर फील्ड, रिकॉर्ड में वन और मोर फील्ड को जो चेंज कर सकती है, उसके लिए कौन सी यूज़ करते हैं हम, मॉडिफाई SQL कमांड।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस टेक्स डाटा सेंट फ्रॉम वन नेटवर्क डिवाइस एंड फॉरवर्ड इट टू द डेस्टिनेशन नोड बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। तो कौन सी डिवाइस है जो डाटा लेती है फ्रॉम वन नेटवर्क डिवाइस एंड उसे फॉरवर्ड कर दी टू द डेस्टिनेशन नोड, और ये बेस्ड होता है मैक एड्रेस पे। तो राइट आंसर हो जाएगा स्विच। ठीक है। डैश डू नॉट टेक द डिसीजन और मेजरमेंट और एस्टिमेट ऑफ द करंट ट्रैफिक एंड टोपोलॉजी। तो कौन सा जो है डिसीजन नहीं लेता है करंट ट्रैफिक और टोपोलॉजी के एस्टिमेशन पे। तो राइट आंसर हो जाएगा नॉन अडैप्टिव एल्गोरिथम। द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड फॉर एड्रेसिंग इन गीगाबिट इथरनेट इज। तो कितनी नंबर ऑफ बिट्स जो है यूज की जाती है फॉर एड्रेसिंग इन गीगाबिट इथरनेट। तो राइट आंसर हो जाएगा 48 बिट्स जो है यूज की जाती हैं। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एंड टू एंड लेयर। तो किसको बोला जाता है एंड टू एंड लेयर? ट्रांसपोर्ट लेयर को। द IP एड्रेस इज यूज्ड बाय होस्ट व्हेन दे आर बीइंग बूटेड। तो कौन सा IP एड्रेस यूज किया जाता है जब वो बूट होती हैं? तो 00000 फर्स्ट ये करवा चुकी हूँ मैं। ओके। इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम द कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम टू अडेप्ट द इंक्रीज्ड सर्विस लोड इज कॉल्ड टॉलरेंस, स्केलेबिलिटी, कैपेबिलिटी या लोडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में वो कैपेसिटी जिससे हम अडेप्ट कर सके इंक्रीज्ड सर्विस लोड को, उसे क्या बोलते हैं? कैपेबिलिटी। In disk scheduling algorithm, the disk head moves from one end to other end of the disk, serving the request along the way. When the head reaches the other end, it immediately returns to the beginning of the disk without serving any request on the return trip. तो ये हो जाएगी C-scan algorithm. ठीक है। Which module give control of the CPU to the process selected by the short term scheduler? इनमें से कौन सा है जो कि CPU को प्रोसेस दे देता है, जो मतलब CPU का कंट्रोल जो है उस प्रोसेस को दे देता है जो कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर उसको शेड्यूल करता है। तो वो है डिस्पैचर। ठीक है। 2 एटॉमिक ऑपरेशन परमिजिबल ऑन सीमाफोर आर। ओके। तो राइट आंसर हो जाएगा वेट एंड सिग्नल। ठीक है, एक मिनट, वेट एंड सिग्नल सही होगा। अगला देखिए, software does not wear out in the traditional sense of the term, but software does tend to deteriorate as it evolves because software suffer from exposure to hostile environment. तो राइट आंसर हो जाएगा because software suffer from exposure to hostile environment. आगे है software re-engineering is concerned with. re-engineering का मतलब क्या? रिकंस्ट्रक्ट करना या स्क्रैपिंग द सोर्स कोड ऑफ सॉफ्टवेयर या रीऑर्गेनाइज एंड मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम या ट्रांसलेटिंग सोर्स कोड ऑफ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर टू ए न्यू मशीन। तो री इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? जो पूरा सिस्टम हो चुका है तैयार उसको एनालाइज करना होता है, कह लीजिए रिकंस्ट्रक्ट करना होता है। तो रिकंस्ट्रक्टिंग नहीं बोलेंगे, सॉरी, रीऑर्गेनाइज एंड मॉडिफाइंग, जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसको रीऑर्गेनाइज और मॉडिफाइंग करना क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग कहलाएगा। ओके, व्हाट इज द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज इन विच ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज ऑर्गेनाइज। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जो एक नॉर्मल ऑर्डर होता है वो क्या होता है? सबसे पहले कौन सी टेस्टिंग होती है? तो सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग होती है, यानी कि अलग अलग पार्ट्स को अच्छे से टेस्ट किया जाता है। फिर जो भी मॉड्यूल्स होते हैं उनको कंबाइन करके करेंगे तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो जाएगी। इंटीग्रेशन के बाद वैलिडेशन होती है और लास्ट में सिस्टम टेस्टिंग होती है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टिंग टेक्निक एंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रन्स करेक्टली आफ्टर द चेंज जिस ड्यूरिंग मेंटेनेंस। मतलब कौन सी टेक्निक है जो इंश्योर करती है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो रन हो रहे हैं करेक्टली, अगर हम उसमें कोई चेंज भी करें तो मेंटेनेंस के टाइम पे। तो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सुपर कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर? सनवे, ताह्यूलाइट, पीसडेंट, टाइटन या सिक्वोया। तो कौन सा है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर? सनवे, ताह्यूलाइट। ओके। आगे है, विच ऑफ द गिवन वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड इन IoT कंज्यूम द लीस्ट अमाउंट ऑफ पावर? जिगबी, ब्लूटूथ, वाईफाई, GSMA, CDMA। तो कौन सी कौन सी IoT टेक्नोलॉजी, IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी है जो कि लिस्ट अमाउंट ऑफ पावर को कंज्यूम करती है? तो वो है ब्लूटूथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग। इसमें दिया गया है कंट्रोल्ड इन्वर्टर, फुल एडर, हाफ एडर और बाइनरी एडर। तो इसमें हमें बताना है मैच करके। देखिए, सबसे पहले है कंट्रोल्ड इन्वर्टर। कंट्रोल्ड इन्वर्टर एक सर्किट होता है जो कि ट्रांसमिट करता है बाइनरी वर्ड को या इसकी फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट को। ओके, तो कंट्रोल्ड इन्वर्टर ये हो जाएगा सर्किट दैट ट्रांसमिट ए बाइनरी वर्ड और इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट। आगे आता है फुल एडर।
फुल एडर क्या होता है, एक सर्किट ही होता है जो कि ऐड करता है कितनी बिट्स को, 3 बिट्स को। और हाफ एडर क्या होता है, हाफ एडर भी एक लॉजिकल सर्किट होता है जो कि ऐड करता है 2 बिट्स को। फिर बचा है बाइनरी एडर। बाइनरी एडर इज ए सर्किट दैट ट्रांसमिट दैट कैन ऐड 2 बाइनरी नंबर्स, वो होता है बाइनरी एडर। तो ए सर्किट देन कैन ऐड 2 बाइनरी नंबर, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट डिक्लेयर, आईएनटी पॉइंटर दिया है, फिर एरे भी दिया है, तो क्या डिक्लेयर जो है ये करेगा, ए फंक्शन रिटर्निंग ए पॉइंटर टू एन एरे ऑफ इंटीजर, एरे ऑफ फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर टू इंटीजर, ए फंक्शन रिटर्न एन एरे ऑफ पॉइंटर टू इंटीजर, या इलीगल स्टेटमेंट है ये। तो इसमें सही क्या है, फंक्शन किस तरीके का है, एरे का है, तो एरे ऑफ फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर, क्या रिटर्न करना है, पॉइंटर, और किसको रिटर्न कर रहा है, इंटीजर्स को। तो एरे ऑफ फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर्स टू इंटीजर, यहाँ पे सही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ओके, यहाँ पे फंक्शन जो है पॉइंटर को रिटर्न नहीं कर रहा है, सॉरी फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है पॉइंटर को, ये एरे ऑफ फंक्शन है, क्योंकि एरे के लिए सिंबल यूज करते हैं तो एरे तो आएगा ही आएगा। ओके, और ना ही ये एरे ऑफ पॉइंटर है, ये एरे ऑफ फंक्शन गिवन है, एरे फंक्शन गिवन है, तो एरे ऑफ फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर टू इंटीजर सही हो जाएगा। आगे है, इफ ए फंक्शन इज अ फ्रेंड ऑफ क्लास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रोंग बताना है यहाँ पे। ठीक है, क्या बताना है, रोंग बताना है। तो देखिए फ्रेंड ऑफ द क्लास क्या कह रहे हैं, फंक्शन अगर फ्रेंड ऑफ ए क्लास है तो कौन सा रोंग है। ओके, ए फंक्शन कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड ए फ्रेंड बाय ए क्लास इटसेल्फ, ये बिल्कुल सही है। फ्रेंड फंक्शन आर नॉट मेंबर ऑफ क्लास, दे आर एसोसिएटेड विद इट, नहीं ये बिल्कुल सही है। फ्रेंड फंक्शंस जो होते हैं वो मेंबर ऑफ क्लास नहीं होते हैं बल्कि एसोसिएट होते हैं उससे। फ्रेंड फंक्शन आर ए मेंबर ऑफ क्लास, नो, हमने अभी ऊपर पढ़ा आर नॉट मेंबर ऑफ क्लास, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, ये सही नहीं है क्योंकि फ्रेंड फंक्शन जो है मेंबर ऑफ क्लास नहीं होते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, तो इट कैन हैव एक्सेस टू ऑल मेंबर ऑफ द क्लास इवन प्राइवेट वंस, ये सही हो जाएगा। इन सी प्लस प्लस पोलीमॉर्फिज्म रिक्वायर, किसकी ज़रूरत होती है, मतलब सी, एक मिनट, पोलीमॉर्फिज्म को किसकी ज़रूरत होती है यहाँ पर, इनहेरिटेंस ओनली, वर्चुअल फंक्शन, रेफरेंस इनहेरिटेंस, वर्चुअल फंक्शन एंड रेफरेंसेस। ओके, देखिए बेसिकली पोलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, मैनी फॉर्म्स। ठीक है, सी प्लस प्लस में जो है पोलीमॉर्फिज्म को ज़रूरत होती है इनहेरिटेंस की, वर्चुअल फंक्शन की एंड रेफरेंसेस की। ओके, तो तीनों सही हो जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला देखिए, ए फंक्शन टेम्पलेट इन सी प्लस प्लस प्रोवाइड डैश लेवल ऑफ जनरलाइजेशन, क्या कह रहा है, जो फंक्शन टेम्पलेट होता है सी प्लस प्लस में वो किस तरीके का जनरलाइजेशन प्रोवाइड करवाता है, तो 2 लेवल ऑफ जनरलाइजेशन प्रोवाइड। ठीक है, 2 लेवल ऑफ जनरलाइजेशन। आगे है, DBMS प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम ए डाटा बेस थ्रू, कि हम डाटा को क्या कर सकते हैं, डाटा, सॉरी एक मिनट, एक्सेस कर सकते हैं डाटा को फ्रॉम ए डाटाबेस, यानी कि हमारे पास ऑलरेडी डाटाबेस क्रिएट है और उसमें से हमें डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, तो कौन सी कमांड होगी। देखिए DDL क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे हम पूरी जो टेबल होती है उसको क्रिएट करते हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, वहाँ पे तो क्रिएशन होती है। लेकिन DML में क्या होता है, मैनिपुलेशन, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं या कुछ चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो DML यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। DML स्टैंड्स फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, जो तो अगर हम DML में कुछ सिलेक्ट करना चाहें, इंसर्ट करना चाहें, अपडेट करना चाहें, डिलीट करना चाहें, ये सब हम कर सकते हैं। DDL में क्या होता है, इसमें आता है क्रिएशन, कि मैं कोई टेबल है उसको क्रिएट कर रही हूँ, डिलीट कर रही हूँ या मॉडिफिकेशन कर रही हूँ, तो ये DDL कमांड में हो जाती हैं। ओके, तो ये इसमें आ जाएगा। उसके बाद क्या देखा, DBA क्या होता है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ठीक है, जो कि मतलब पूरे उस चीज़ को संभालता है, डाटाबेस को। ओके, इसके अलावा स्कीमा दिया है, तो इसमें क्या होता है, स्कीमा मींस कि किस तरीके से डाटाबेस जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ है, वही जब जो है वही सब होता है स्कीमा में। ठीक है, चलिए देखिए, रिलेशनल डाटाबेस स्कीमा नॉर्मलाइजेशन इज नॉट फॉर, रिलेशनल जो डाटाबेस स्कीमा है वो किसके लिए नहीं होता है,
एलिमिनेटिंग अनकंट्रोल्ड रिडंडेंसी ऑफ डाटा स्टोर्ड इन द डाटाबेस, बिल्कुल एलिमिनेट करने के लिए ये होता है ना, ये जो हम नॉर्मलाइजेशन हम यूज़ करते हैं। एलिमिनेटिंग नंबर ऑफ एनोमलीज, ensuring that functional dependencies are unforced, इन तीनों के लिए जो है हम नॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं, बट नॉट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ जॉइन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई क्वेरी, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट विद रिस्पेक्ट टू माइक्रोवेव। ओके, जो माइक्रोवेव के बारे में सही नहीं है। देखिए सबसे पहले कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज। फिर है प्रोपेगेशन इज लाइन ऑफ साइट, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव कैन नॉट पेनिट्रेट वॉल, यूज ऑफ सर्टीन पोर्शन ऑफ द बैंड रिक्वायर परमिशन फ्रॉम अथॉरिटीज। ओके, तो माइक्रोवेव के बारे में जो ट्रू नहीं है वो बताना। देखिए माइक्रोवेव में जो प्रोपेगेशन होता है वो लाइन ऑफ साइट से होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड दोनों में ही लाइन ऑफ साइट से होता है, लेकिन रेडियो सिग्नल में और भी चीज़ें थी। ठीक है, स्काई व्यू था। तो यहाँ पे प्रोपगेशन इज लाइन ऑफ साइट बिल्कुल सही है। हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होती है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स कैन नॉट पेनिट्रेट वॉल, ये भी सही है। और यूज सर्टेन पोर्शन ऑफ द बैंड रिक्वायर परमिशन फ्रॉम अथॉरिटीज, ये भी सही है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी दी गई है 300 गीगाहर्ट्ज से, वो जो है यहाँ पे गलत होती है। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0.3 to 300 गीगाहर्ट्ज तक। ठीक है, 0.3 से 300 तक। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। आगे है इन ए फास्ट ईथरनेट केबलिंग, इन ए फास्ट ईथरनेट केबलिंग 100 बेस TX यूजेज डैश केबल एंड मैक्सिमम सेगमेंट साइज इज। तो 100 बेस TX जो है ये यूज़ करता है फास्ट ईथरनेट का। ओके, एंड ट्विस्टेड पेयर केबल का। ठीक है, फास्ट ईथरनेट ट्रांसमिट डाटा होता है 100 Mbps पे, और जो सेगमेंट साइज होता है वो 100 मीटर होता है। तो देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि 100 बेस TX का जो फास्ट मतलब डाटा कितना ट्रांसमिट करता है, तो वो 100 Mbps करता है। ओके, बट यहाँ पे सिर्फ सेगमेंट साइज पूछा है, तो सेगमेंट साइज इसका 100 मीटर हो जाएगा। और ये यूज़ करता है ट्विस्टेड पेयर केबल। कौन सी यूज़ कर रहा है? ट्विस्टेड पेयर केबल 100 मीटर में। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग सेशन, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर। इनमें से इनका काम बताना है। तो सेशन लेयर का काम क्या होता है? सेशन लेयर का काम होता है मैनेज करना डायलॉग कंट्रोल को। एप्लीकेशन लेयर का क्या होता है? वर्चुअल टर्मिनल सॉफ्टवेयर इज ए एप्लीकेशन लेयर सॉफ्टवेयर। और सीमेंटिक्स जो होते हैं द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड थ्रू प्रेजेंटेशन लेयर। एंड फ्लो कंट्रोल मैनेज करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, चलिए आगे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय ईमेल सर्वर टू मेंटेन ए सेंट्रल रिपोजिटरी दैट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी मशीन। तो राइट आंसर हो जाएगा IMAP प्रोटोकॉल। ओके, IMAP क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसको हम यूज करते हैं बाय ईमेल सर्वर टू मेंटेन ए सेंट्रल रिपोजिटरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। वेट एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर शॉर्ट कमिंग ऑफ वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल के बारे में बताना है कि जो मेजर डिफ़िकल्टी जो उसमें आती है वो क्या है, मेजर शॉर्ट कमिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा द डिफ़िकल्टी इन एकोमोडेटिंग चेंजेस आफ्टर रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, अगर आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस मतलब जो भी थी उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, ये इसमें मेजर वो होता है, डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, तो मेजर अगर आपसे पूछा जाए वो क्या हो जाएगा? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। बाकी जैसे आगे इसमें सिस्टम टेस्टिंग होगी, मेंटेनेंस होगी, एकोमोडेटिंग चेंजेस हो गया आफ्टर फिजिबिलिटी एनालिसिस। तो ये माइनर शॉर्ट कमिंग्स होती हैं किसमें? वाटरफॉल मॉडल में। तो मेजर शॉर्ट कमिंग मेजर जो शॉर्ट कमिंग होती है वाटरफॉल में, मतलब मेजर डिफ़िकल्टी जो होती है ये यही होती है। ठीक, ओके, चलिए आगे है द क्विक डिज़ाइन ऑफ ए सॉफ्टवेयर दैट इज़ विजिबल टू एंड यूज़र लीड्स टू आइटरेटिव मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, स्पाइरल मॉडल या वाटरफॉल मॉडल। तो क्विक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का ये क्या होता है? यानी कि प्रोटोटाइप जो है मॉडल कहा जाएगा इसको। ठीक, तो क्विक डिज़ाइन ऑफ ए सॉफ्टवेयर दैट इज़ विजिबल टू एंड यूज़र्स, यानी कि जो यूज़र को हम दिखा सके उसको हम प्रोटोटाइप मॉडल बोलते हैं।
ठीक है। आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल्स क्या होते हैं, हमें प्रोवाइड करवाते हैं फीडबैक पाथ फ्रॉम एवरी फेज टू इट्स प्रीसीडिंग फेज। ठीक है। स्पाइरल मॉडल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट SDLC मॉडल है जो प्रोवाइड कराता है हमें रिस्क हैंडलिंग। तो रिस्क मैनेजमेंट पूछा जाता है ना किस में होता है, तो स्पाइरल मॉडल में होता है। ओके। और क्लासिकल वाटरफॉल के मॉडल की बात मैं करूँ तो ये एक बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है, सिंपल है बट आइडियलिस्टिक है। ठीक। ओके चलिए आगे देखिए। फॉर ए प्रोग्राम ऑफ K वेरिएबल बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस यील्ड टेस्ट केसेज 4K-1, 4K+1 या 2K-1। इसमें देखिए क्या होगा, वेट। प्रोग्राम ऑफ K वेरिएबल के लिए जो बाइनरी वैल्यू एनालिसिस होगी वो कितने केसेस में होगी, 4K+1 टेस्ट केसेस। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए, द एक्सटेंट टू विच ए सॉफ्टवेयर परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन विदाउट फेलियर इज टर्म्ड एज। इसको क्या बोला जाएगा, जिसमें सॉफ्टवेयर परफॉर्म करेगा मतलब विदाउट फेलियर, तो इसको हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। ओके। करेक्टनेस क्या होगा, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम एरर, ये करेक्टनेस या एक्यूरेसी भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है। रोबस्टनेस भी नहीं होगा, रोबस्टनेस मतलब अगर आप मतलब कोई कंडीशन ऐसी आती है जो सही नहीं है, उससे किस तरीके से उभर कर आती है, वो रोबस्टनेस में चला जाएगा। तो यहाँ पे रिलायबिलिटी सही हो जाएगा। आगे है एन अटैकर सिट्स बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर एंड कैप्चर द इंफॉर्मेशन एंड रीट्रांसमिट टू द सर्विस आफ्टर सम टाइम विदाउट अल्टरिंग द इंफॉर्मेशन, दिस अटैक इज कॉल्ड। मतलब क्या कि जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच में बैठा है, जो भी इन्फॉर्मेशन है उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है उसको कैप्चर करता है और रीट्रांसमिट कर देता है उसको रिसीवर के पास आफ्टर सम टाइम। ओके। विदाउट अल्टरिंग मतलब सेंडर ने कुछ सेंड किया तो उसमें जो बीच में बैठा था अटैकर, उसने वो इन्फॉर्मेशन ले ली। ठीक है। उसके बाद उसने उसे वापस से किसको सेंड कर दिया, जहाँ पे सेंडर ने रिसीवर को किया था, तो रिसीवर को उसने वापस भेज दिया, लेकिन उसमें कोई भी जो है उसमें अल्टरिंग यानी कि कुछ भी उसमें ऐड डिलीट कुछ नहीं किया गया। तो इस अटैक को क्या बोला जाता है, ये पूछा है, तो इसको बोलते हैं डैनियल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है। ओके। ये आगे दिया है मास्करेड अटैक। ये क्या होता है, एक इस तरीके का अटैक होता है जहाँ पे अटैकर ये प्रिटेंड करता है कि वो एक ऑथराइज्ड यूज़र है सिस्टम का। ओके। और उस चीज़ को फिर उसका प्रिविलेज लेने की कोशिश करता है कि ये हाँ भाई मैं ऑथराइज्ड हूँ। ओके। उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है इन्फॉर्मेशन को। चलिए आगे देखिए। डैश इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइम वेरिएंट नॉन वोलाटाइल कलेक्शन ऑफ डाटा इन सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन। तो हमने पढ़ा ना, एक क्वेश्चन आया था कि डाटा वेयर हाउस इज किस तरीके का है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, तो डाटा वेयर हाउस यहाँ पे सही हो जाएगा। डाटा वेयर हाउस कैसा होता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ठीक। डाटा माइनिंग हम पढ़ चुके हैं, किसी लार्ज डाटाबेस से यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकालना। ठीक है। वेब माइनिंग क्या हो जाएगा, डाटा माइनिंग से जो है इंफॉर्मेशन गैदर करना, वो आ जाएगा। DBMS पता ही आपको, वो सॉफ्टवेयर जो कि हैंडल करता है स्टोरेज, रिट्रीवल, अपडेटिंग ऑफ ए कंप्यूटर, वो DBMS हो जाएगा। ठीक है। इन डाटा माइनिंग क्लासिफिकेशन रूल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, डाटा माइनिंग में जो क्लासिफिकेशन रूल्स होते हैं वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो डिसीजन ट्री से, नॉट फ्रॉम डाटा बेस इंफॉर्मेशन और डाटा। तो डाटा ट्री जो है सही हो जाएगा, डिसीजन ट्री से की जाते हैं। डिस्कवरी ऑफ क्रॉस सेल्स अपॉर्चुनिटीज इज कॉल्ड एज, तो डिस्कवरी ऑफ क्रॉस सेल्स अपॉर्चुनिटीज इज कॉल्ड एसोसिएशन जो है सही हो जाएगा। ओके। विजुअलाइजेशन क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ये होता है इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज करना जो कि रिलेटेड हो सॉफ्टवेयर सिस्टम से। ठीक है। और क्या दिया इसमें, कोरिलेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ए रिलेशनशिप और कनेक्शन बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ओके, बिटवीन टू और मोर सॉफ्टवेयर कह लीजिए, वो हो जाता है कोरिलेशन। और सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन होता है डिवीजन ऑफ मेमोरी और ए लार्ज क्वांटिटी इनटू सेपरेट पार्ट्स और सेक्शंस, वो सेगमेंटेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा था डिस्कवरी ऑफ क्रॉस सेल्स अपॉर्चुनिटीज, तो इसको बोला जाता है एसोसिएशन। ठीक है। आगे है इन डाटा माइनिंग डैश इज ए मेथड ऑफ इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्चुअल क्लस्टरिंग। इन डाटा माइनिंग में कौन सा मेथड है जो कि इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्चुअल क्लस्टरिंग का होता है, तो वो होता है कोब वेब। ठीक है। क्या हो जाएगा, कोब वेब। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैंने उठाए हैं, जो चांसेस हैं कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं।
ठीक, तो ये मॉक टेस्ट नंबर 10 जो है हमने आज कवर किया है। थैंक यू सो मच।